नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई कहानी में। पति के गुजरने के बाद मेरा बेटा अपने पापा के कमरे की चाबी मांगता तो मैं मना कर देती। मैंने पति के कमरे को ताला लगा दिया था। पति ने मुझसे कहा था मेरे बेटे और बहू को मेरे कमरे में मत जाने देना, वरना तुम पछताओगी। तुम्हें भी मेरी तरह जहर खाकर अपनी जान देनी होगी। मैं हैरान थी, उस कमरे में ऐसा क्या था और पति ने अपनी जान क्यों दी थी। एक रात आंख खुली तो पति के कमरे का दरवाज़ा खुला था। बेटे और बहू ने अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने स्टूल रखकर रोशनदान से अंदर झांका तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं रोती हुई बेटे को कोसने लगी क्योंकि अलमारी में सब कुछ गायब था और जो नज़ारा मैंने देखा था, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मेरे पति ठीक कहते थे, हमने बेटे की जगह एक सांप को पाला है जिसने बड़ा होकर हमें ही डसा है। मैं उस समय उनकी बातों को समझ ना पाती और बेटे का पक्ष लेते हुए उन्हें डांट देती थी कि आपको शर्म आनी चाहिए। भगवान ने हमें इतना सुंदर बेटा दिया है और आप उसे जहरीला सांप कह रहे हैं। आज जो कुछ मैंने देखा था, मेरे दिल से बेटे के लिए गालियां निकल रही थी। उसने मुझे ही चाय में नींद की दवा मिलाकर जो कुछ किया था वो बताते हुए भी मुझे शर्म आती है। मेरा बेटा मेरे पति की गाड़ी और पता नहीं क्या बेचने वाला था। अब मेरा सोच सोच कर बुरा हाल हो रहा था। वो अपना गुनाह छुपाने के लिए इस हद तक गिर जाएगा, मैंने कभी सोचा भी ना था। अगले दिन मैं सीधी अपनी सोसाइटी के गार्ड के पास गई और पूछने लगी, क्या कल रात हमारे घर में कोई डीलर आया था? गार्ड ने कहा, मैडम कल रात में तो कोई नहीं आया। हाँ, वैसे कल दोपहर में एक आदमी आपके घर आया था, आपका बेटा उसे लेकर आया था। मैंने रजिस्टर पर एंट्री कर दी थी। गार्ड की बात सुनकर मेरा गला सूख गया था। यानी ये सब मेरी आंखों के सामने हो रहा था और मुझे खबर तक नहीं थी। मैंने उसी समय आयुष को फ़ोन किया मगर उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैंने उसे मैसेज किया, मेरा फ़ोन उठाओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। उसने लापरवाही से मुझे जवाब दिया, अभी मैं मीटिंग में हूँ। मीटिंग? कैसी मीटिंग? उसके लिए मेरी ज़िंदगी बर्बाद करना एक मीटिंग थी। मेरे अंदर बेटे के लिए नफ़रत पैदा हो गई थी। मैंने भी अब वही करना था जो मैं बरसों से नहीं कर पा रही थी। मुझे अब मदद चाहिए थी। गीता वर्मा एक सीनियर वकील थी जिनका ताल्लुक मेरे पति के साथ बहुत अच्छा था। मेरे दिमाग में उनका ख्याल आया। राजेश उन्हें बहुत मानते थे। मैंने उन्हें कॉल की तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, जी सुलेखा जी। उनकी आवाज़ में वही गंभीरता थी। मैंने सांस लेकर कहा, गीता जी, आयुष ने गाड़ी बेच दी है बिना बताए और गाड़ी के कागज फाइल से गायब हैं। फ़ोन के उस पार एक सेकंड का सन्नाटा हुआ। फिर उन्होंने बहुत शांत लेकिन बहुत पक्का कहा, आप अभी घर में हैं? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा, मैं आपको डराने नहीं आई, लेकिन ये मामूली बात नहीं है। आप फ़ौरन एक काम करें, जो भी आपके पति और आपके नाम के कागज हैं उन्हें एक जगह रख लें और किसी को ना बताएं कि आप मुझसे बात कर रही हैं। मैं आधे घंटे में वापस कॉल करती हूँ। उनकी बात ने मेरी रगों में ठंडक डाल दी। क्या मेरा बेटा इतनी दूर जा सकता है? माँ का दिल हमेशा बच्चों के लिए बहाने ढूंढता है, लेकिन सच ऐसा था जिसे बहाने नहीं चाहिए थे। मैंने बैठकर कागज निकाले और उसी दौरान मुझे एक छोटी सी बात याद आई जिसने मेरे हाथ रोक दिए। मेरे पति के जाने से 2 दिन पहले जब बहुत कमज़ोर थे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था। उनकी उंगलियां ठंडी थी लेकिन पकड़न मजबूत। उन्होंने बहुत धीरे से कहा था, सुलेखा, अगर कभी आयुष बहुत मीठा हो जाए तो सावधान रहना। मैंने तब रोकर कहा था, ऐसा मत कहो, आयुष हमारा बेटा है। राजेश ने आंखें बंद करके बस इतना कहा। तब मुझे लगा दवाओं का असर है, बुखार का वहम है। मैंने उस एक बात को दिल के किसी कोने में रख दिया था। आज वो कोना खुल गया। गाड़ी का ग्लव बॉक्स, वो छोटा सा डिब्बा जिसमें हम औजार, रसीदें, पार्किंग टिकट और एक छोटा टॉर्च रखते थे। राजेश ने आखिरी समय में ग्लव बॉक्स क्यों कहा था और आयुष ने गाड़ी इतनी जल्दी क्यों बेच दी? गीता जी ने आधे घंटे में कॉल की। उन्होंने कहा, सुलेखा जी, मैंने आरटीओ वाले एक जानने वाले से बात करके देखी है।
लेकिन पहले एक बात बताइए, गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड थी? मैंने कहा मेरे नाम पर, राजेश ने ही मेरे नाम करवाई थी। कहते थे तुम्हारे नाम पर रहेगी, तुम्हारा सहारा है। गीता जी की आवाज़ में ताकत आ गई। तो फिर बिना आपके दस्तखत और मौजूदगी के सही तरीके से ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। अगर हुई है या तो जालसाजी होगी या उसमें आपका बेटा शामिल है। मेरे कानों में जालसाजी का शब्द हथौड़े की तरह लगा। माँ होने के बावजूद मेरे अंदर कुछ जागा। अब अगर मैं चुप रही तो ये सिर्फ गाड़ी नहीं, मेरी पूरी ज़िंदगी बेच दी जाएगी। मैंने डरते डरते कहा, गीता जी वो मेरा बेटा है। उन्होंने बहुत धीरे मगर बहुत मजबूती से कहा, और आप उसकी माँ हैं। माँ होना मतलब आंखें बंद करना नहीं होता। माँ होना मतलब सही समय पर सही रोक लगाना होता है। उनकी ये बात मेरे सीने में उतर गई। उन्होंने आगे कहा, आप एक काम करो, आज शाम तक कोई भी कागज आयुष को मत देना। अगर मांगे तो कहना कि आप ढूंढ रही हैं। और सबसे ज़रूरी, बैंक की तरफ से कोई चीज़ तो नहीं है, कोई लॉकर, कोई संयुक्त अकाउंट? मैंने कहा राजेश के नाम एक लॉकर था, लेकिन चाबी मुझे नहीं पता कहाँ है। वो हमेशा कहते थे सब इंतजाम है। गीता जी ने कहा ठीक है, हम लॉकर पर भी नज़र डालेंगे, लेकिन पहले गाड़ी। मैंने गाड़ी का नंबर भेज दिया। शाम होने से पहले आयुष घर आया। उसकी चाल में एक नकली परेशानी थी। माँ आज क्लिनिक नहीं गई? मैंने कहा नहीं, तबीयत ठीक नहीं थी। उसने मेरे चेहरे को देखा, फिर जल्दी से अपनी नज़रें इधर उधर घुमाई, जैसे वो चेक कर रहा हो कि जानबूझकर तो नहीं गई। फिर उसने वही मीठी आवाज़ निकाली, माँ आप परेशान मत हो, गाड़ी से आपको क्या लगाव है? मैं आपको ड्राइवर रख देता हूँ, कैब वाली सर्विस करवाता हूँ। बस आप मुझे कुछ फाइलें दे दो, पापा की जो पुरानी फाइलें हैं। वो टैक्स वाला बोल रहा था। टैक्स वाला भी आ गया। मैंने सांस दबाकर कहा फाइलें? वो तड़प कर बोला, माँ जल्दी करो, लोग क्या कहेंगे? पापा के बाद घर की चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, वही पुराना हथियार, लोग क्या कहेंगे? मैंने पहली बार उसकी आंखों में सीधा देखकर कहा, लोग तो कल भी कहेंगे, आयुष, और परसों भी। तुम पहले मुझे ये बताओ कि गाड़ी किसको बेची? उसके चेहरे का रंग एक पल के लिए बदला, फिर हंसने की कोशिश की। माँ आप क्यों पूछ रही हैं? सब मैंने संभाल लिया है, आप समझेंगी नहीं। मैंने बहुत शांत होकर कहा, मैं समझूंगी, क्योंकि वो गाड़ी मेरे नाम थी और उसके कागज मेरी फाइल से गायब हैं। ये सुनते ही उसकी गर्दन की रगें तन गई। उसने ज़बरदस्ती मुस्कान की, आपने वो फाइल पहले देखी? माँ आप खुद को तनाव मत दो, मैं बाद में सब दिखा दूंगा। और फिर उसने मेज पर हाथ रखकर थोड़ा आगे झुकते हुए धीमी आवाज़ में कहा, वैसे पापा के स्टडी रूम की दूसरी चाबी कहाँ है? उसके इस सवाल में लालच था और डर भी, जैसे उसे कोई चीज़ चाहिए जो उसे अभी तक नहीं मिली। मुझे समझ आना शुरू हो गया, वो सिर्फ गाड़ी के पीछे नहीं, वो किसी और चीज़ के पीछे हैं। ग्लफ बॉक्स, लॉकर की चाबियां, सब एक ही धागे से जुड़े थे। रात को मैं अपने कमरे में बैठी रही। आयुष बाहर हॉल में फ़ोन पर बात कर रहा था। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन कुछ शब्द मेरे कान तक पहुँचे। हाँ, कागज़ तो मिल गए, बस एक चीज़ बाकी है, गलव। फिर उसने अचानक आवाज़ और धीमी कर दी। मेरे शरीर में बिजली दौड़ गई। उसने गलव कहा था, गलव बॉक्स? क्या वो इसी चीज़ को ढूंढ रहा है? क्या राजेश ने सच में कुछ छुपाया था? और क्या मेरा बेटा उसे पाने के लिए मुझे धीरे धीरे खाली कर रहा था? मैंने गीता जी को मैसेज किया। उसने गलव कहा, मुझे डर लग रहा है। उनका जवाब आया, डरो मत, सतर्क रहो, कल सुबह आरटीओ से पुष्टि मिल जाएगी, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम गाड़ी रुकवा देंगे। मैंने मोबाइल स्क्रीन बंद की। कमरे में अंधेरा था, लेकिन मेरे अंदर पहली बार एक रोशनी थी, सच की रोशनी। मैं रो नहीं रही थी, लेकिन आंखों में वो चमक थी जो तब आती है जब इंसान फैसला कर ले, अब और नहीं। सुबह गीता जी की कॉल आई। उनकी आवाज़ तेज और साफ थी, सुलेखा जी, गाड़ी का ट्रांसफ़र कल ही दिखाया गया है, और ख़रीदार का नाम कोई डीलर नहीं बल्कि एक व्यक्ति है, और पता आपकी सोसाइटी के पास का है। मेरा सिर चकरा गया। गीता जी ने कहा, हाँ, मतलब गाड़ी दूर नहीं गई, और असली बात ये है कि ट्रांसफ़र के लिए जो दस्तखत लगे हैं वो आपकी नकल करने की कोशिश है। मेरे हाथ से फ़ोन गिरने को आया। मेरे अंदर माँ और इंसान दोनों का झगड़ा ख़त्म हो गया।
अब सिर्फ इंसान बचा था जिसे इंसाफ चाहिए था। गीता जी ने कहा, मैं अभी एक लीगल नोटिस तैयार कर रही हूँ, लेकिन इससे पहले हम गाड़ी खुद ढूंढेंगे। अगर वो आपकी सोसाइटी के आसपास है तो आज ही गलव बॉक्स भी देखना होगा। मैंने उनसे पूछा, गलव बॉक्स में क्या है? गीता जी, उन्होंने एक पल रुककर कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन आपके पति ने आखिरी समय में अगर गलव बॉक्स कहा था तो वहाँ सिर्फ औजार रसीदें नहीं होंगी, वहाँ कुछ ऐसा होगा जो आपके बेटे के असली इरादे दिखा देगा। उसी पल बाहर हॉल में आयुष की आवाज़ आई, माँ नीचे आओ, एक आदमी आया है, कह रहा है गाड़ी के बारे में बात करनी है। मैंने दरवाज़ा खोला, मेरा दिल धड़क रहा था। नीचे लॉबी में एक आदमी खड़ा था, सादे कपड़े लेकिन आंखें तेज। उसने कहा, आप ही सुलेखा जी हैं? मैडम, आपकी गाड़ी अभी बेसमेंट में खड़ी है, लेकिन गलव बॉक्स का ताला टूटा हुआ है। मेरी सांस रुक गई। मैं बेसमेंट की तरफ भागी और जब मैंने दूर से अपनी गाड़ी देखी तो विंडशील्ड के अंदर कुछ चमका, जैसे किसी ने जल्दी में कोई चीज़ छुपाई हो। मैं दरवाज़ा खोलने ही वाली थी कि पीछे से आयुष की आवाज़ कान में आई, माँ गलव बॉक्स मत खोलना। उसकी आवाज़ मेरे कान में जहर बनकर उतर गई। मैंने पलट कर देखा, उसकी आंखों में डर था और वो किसी का बेटा नहीं था। वो डर किसी अपराधी का था, जैसे पकड़े जाने का डर हो। बेसमेंट के पीले रंग की रोशनी में विंडशील्ड के अंदर कुछ चमक रहा था, एक छोटा सा धातु का कोना, जैसे कोई चाबी या पेन। गलव बॉक्स का ताला सच में टूटा हुआ था। मैंने अपने अंदर की कांपती हुई माँ को एक तरफ रखकर उस औरत को आगे किया जो बरसों से सब संभालती आई थी। मैंने धीरे से कहा, तुम मुझे रोक क्यों रहे हो आयुष? उसने आंखें फेरी जैसे आसपास कोई सुन ना ले। फिर बोला, माँ वो तो बस पुराने कागज हैं, आप परेशान हो जाएंगी, मैंने साफ कर दिया है सब। चलो ऊपर। मैंने शब्द पकड़ लिया। साफ कर दिया मतलब गलव बॉक्स में कुछ था और तुमने निकाल लिया? उसके गले में जैसे कुछ फंस गया। वो हड़बड़ाकर बोला, आपको ये सब समझ नहीं आएगा। और फिर उसने मेरी कलाई पकड़ ली, हल्का सा जोर लगाकर, जैसे मैं बच्ची हूँ। वही कलाई जिसने कभी उसके बुखार में माथा छुआ था। मुझे पहली बार उसकी पकड़ पर गुस्सा नहीं, शर्म आई। मैं बोली नहीं, बस धीरे से अपनी कलाई छुड़वाई। हाथ मत लगाना मुझे, मैंने बहुत शांत आवाज़ में कहा। शांत आवाज़ कभी कभी सबसे तेज थप्पड़ होती है। उस अजनबी आदमी ने, जो नीचे लॉबी में आया था, हिचकिचाकर कहा, मैडम मैं सोसाइटी के इलेक्ट्रीशियन को जानता हूँ। कल रात ये गाड़ी यहाँ थी, सुबह सुबह किसी ने पार्क की। फिर थोड़ी देर में 2 लड़के आए, गलव बॉक्स के पास झुके, फिर जल्दी जल्दी चले गए। मैं समझ गई आयुष अकेला नहीं है, जहाँ तो उसने किसी को भेजा है, जहाँ वो खुद किसी के साथ मिलकर ये कर रहा है। मैंने फ़ोन निकालकर गीता जी का नंबर मिलाया। पहली घंटी पर उन्होंने उठा लिया। मैंने तेज सांस में कहा, गीता जी गाड़ी बेसमेंट में है, गलव बॉक्स का ताला टूटा हुआ है और आयुष मुझे खोलने से रोक रहा है। उनकी आवाज़ एकदम हुक्म वाली हो गई, सुलेखा जी आप गाड़ी के अंदर कुछ भी छुए बिना वीडियो बनाइए, नंबर प्लेट, अंदर की हालत, गलव बॉक्स का ताला सब, और आयुष को मत बताइएगा कि आप रिकॉर्ड कर रही हैं। मैंने फ़ोन हथेली में छुपाकर वीडियो शुरू कर दी। मेरी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन मैं कर रही थी। पहली बार अपने ही घर में सबूत जमा कर रही थी। आयुष ने मेरा फ़ोन देखा तो उसकी आवाज़ तेज हो गई, माँ आप क्या कर रही हो? लोगों को दिखाओगी? सोसाइटी में तमाशा बनवाओगी? मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। तुमने तमाशा बनाया है आयुष, मैं बस सच देख रही हूँ। उसके लहजे कड़वे हो गए। सच ये है कि आप अकेली हो, आप संभाल नहीं सकती। मैं करूँगा। उस पल मुझे राजेश की बात याद आई, अगर कभी आयुष बहुत मीठा हो जाए, और आज वो मीठा नहीं था, आज वो असली था। मैंने गाड़ी की चाबी निकाली। मेरे पास अभी भी अतिरिक्त चाबी थी जो राजेश ने अलग रखी थी, और मैं उसे अब हमेशा पर्स की छुपी जेब में रखती थी। मैंने दरवाज़ा खोला। अंदर सीट पर धूल थी, लेकिन कोई बड़ी तोड़फोड़ नहीं। गलव बॉक्स के पास नीचे पैनल पर हल्की सी खरोंच थी, जैसे किसी ने जल्दी में पेचकस घिसाया हो। मैं झुकी, मेरी नज़र उस चमकती हुई चीज़ पर गई। वो एक छोटी सी चाबी थी, काले रबड़ के कवर वाली, जिस पर एक नंबर उभरा था। मैंने फ़ौरन उसे नहीं उठाया, पहले वीडियो में साफ शॉट लिया।
फिर धीरे से हथेली में रखा। ठंडी और भारी थी। ये चाबी घर की अलमारी की नहीं, ये लॉकर की थी, जहाँ किसी ऑफिस की तिजोरी की। मेरा गला सूख गया। ये क्या है? मैंने आयुष से पूछा। उसने एकदम कहा, कुछ नहीं, पापा की होगी पुरानी, छोड़ो। उसने छोड़ो ऐसा कहा जैसे वो चाहता हो कि मैं भूल जाऊं, लेकिन अब मेरा भूलने का समय खत्म हो चुका था। मैंने ग्लव बॉक्स खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। आयुष ने फिर से आवाज दबाकर कहा, मत खोलो माँ। इस बार उसके लहजे में धमकी थी। मैं रुकी। मैंने उसे देखा। क्यों? उसने घूर कर कहा, क्योंकि इसमें पापा की चीजें हैं, आप रो पड़ोगी। मैं बोली, मैं रो नहीं रही आयुष, मैं सीख रही हूँ। फिर मैंने ग्लव बॉक्स का ढक्कन धीरे से नीचे किया। अंदर कागजों का छोटा सा ढेर था, पुरानी पार्किंग की रसीदें, एक टॉर्च, एक फटा हुआ मास्क, लेकिन बीच में एक भूरे रंग का लिफाफा था जिस पर कोई नाम नहीं लिखा था, बस एक छोटा सा स्टिकर लगा था, जैसे मोहर हो। उसके ऊपर पेन से लिखा था, सिर्फ सुलेखा के लिए। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई, मुझे लगा आयुष भी सुन लेगा। आयुष ने एक कदम आगे बढ़ाया। माँ वो। मैंने फौरन लिफाफा नहीं उठाया, पहले उसकी तस्वीर ली। गीता जी ने कहा था सबूत। मैंने लिफाफा वैसे ही रखा, ग्लव बॉक्स बंद किया और बहुत शांत होकर कहा, ऊपर चलो। अब आयुष ने राहत की सांस ली, जैसे उसे जीत मिल गई थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि मैं ग्लव बॉक्स बंद करके भाग नहीं रही। मैं बस सही जगह, सही गवाह, सही समय चुन रही हूँ। हम लिफ्ट से ऊपर आए और घर में घुसते ही आयुष ने आवाज बदल दी, मीठी, थकी हुई, जैसे वो मजबूर हो। माँ आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही? मैं आपके लिए ही तो कर रहा हूँ। मैंने कहा, ठीक है बैठो। मैंने उसे सोफे पर बिठाया और खुद सामने कुर्सी पर। पहली बार हमारे बीच फासला था, शारीरिक नहीं मानसिक। वो मुझे देख रहा था जैसे मैं कोई नई औरत हूँ। मैंने बहुत सीधा सवाल पूछा, तुमने मेरे नाम के दस्तखत कैसे लगाए? उसके चेहरे पर बिजली सी चमकी। फिर उसने खुद को संभाला, कौन से दस्तखत? मैंने कहा, आरटीओ में ट्रांसफर दिख रहा है और दस्तखत मेरे जैसे बनाए गए हैं। अब उसकी नाटक गिरने लगी। वो चिढ़ गया। माँ आप किससे बात कर रही हो? किसने आपको भड़काया? मैंने कहा, ये भड़कावा नहीं है, ये सबूत है। उसके होंठ सिकुड़ गए। आपको लगता है कि मैं अपराधी हूँ? मैंने कहा, मुझे लगता है तुम डर रहे हो। उस पर वो उठ गया। मैं डर नहीं रहा, आप अकेली नहीं रह सकती, आपको कोई संभालने वाला चाहिए। पापा चले गए। अब उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया, लेकिन उसका मतलब साफ था, अब मेरा मालिक वो है। मैंने शांत होकर कहा, मालिक मैं कोई जमीन नहीं हूँ आयुष। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने धीमे सख्त लहजे में कहा, ठीक है, अगर आपको मेरी मदद नहीं चाहिए तो फिर बात मत करना कि मैं आपको संभालने वाला नहीं मिला। और वो स्टडी रूम की तरफ मुड़ा। मेरे अंदर खतरे की घंटी बज उठी। वो फिर चाबी ढूंढने जा रहा है। मैंने फौरन कहा, रुको। वो रुका, पलटा। क्या? मैंने कहा, तुम्हें स्टडी रूम में जाने की जरूरत नहीं है। उसने ताना मारा, क्यों? अब वो भी आपकी संपत्ति है। मैंने उसे देखकर कहा, हाँ मेरे पति का कमरा था और अब मेरा है। मेरे ही मुंह से ये शब्द निकले और मुझे खुद पर भरोसा होने लगा। उसी समय मेरे फ़ोन पर गीता जी का मैसेज आया, अभी के अभी लिफाफा और चाबी सुरक्षित रखो और आज शाम मेरे ऑफिस में आ जाओ। अकेली नहीं, किसी भरोसे वाले पड़ोसी, जहाँ रिश्तेदार के साथ, लेकिन बेटे को मत बताना। मैंने स्क्रीन बंद कर दी। मेरे अंदर डर था, लेकिन एक हिम्मत भी थी। आयुष चुपके से कमरे में घुस रहा था। उसकी नजरें मेरे पर्स पर टिकती, फिर हट जाती। वो कुछ सोच रहा था और फिर उसने वही चाल चली जो सबसे ज्यादा चोट करती है, भावनात्मक ब्लैकमेल। माँ आप इतनी ठंडी कैसे हो गई? पापा गए और आप मुझे भी शक की नज़र से देख रही हो। लोग क्या कहेंगे कि माँ बेटा एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मैंने धीरे से कहा, लोग वही कहेंगे जो उन्हें मजा देता है। मैं अब उनके हिसाब से नहीं जीऊंगी। मेरे लहजे में ना गुस्सा था ना दर्द, बस एक सीमा थी, और जो सीमा हो वही असली ताकत होती है। शाम होने लगी। मैंने बहाना बनाया कि मुझे क्लिनिक जाना है। आयुष ने कहा, मैं छोड़ देता हूँ। मैंने कहा, नहीं, मैं टैक्सी या रिक्शा कर लूँगी। वो हैरानी से देखता रहा, क्योंकि वो चाहता था कि मैं उसके साथ जाऊं ताकि वो मेरे हर कदम पर नज़र रख सके। मैंने जल्दी से अपने पर्स में लिफाफा और चाबी रखी और लिफाफे को पुराने थैले में कपड़ों के नीचे छुपा दिया। पड़ोसन सुनीता दीदी को साथ चलने को कहा।
उन्होंने बिना कोई सवाल किए कहा, चल बेटा मैं हूँ ना। हम गीता जी के ऑफिस पहुँचे। वो एक सीनियर वकील थी। उनके ऑफिस में किताबें रखी थी और एक सादी सी कुर्सी थी। उन्होंने मुझे बिठाया, पानी पिलाया और फिर बहुत साफ शब्दों में कहा, अब आप जो भी बताएंगी वो कागज पर दर्ज होगा और आपका बेटा गलत है तो उसे अपने काम का नतीजा भुगतना होगा, लेकिन हम उसे बर्बाद नहीं करेंगे बल्कि कानून और समझदारी के जरिए उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करेंगे। उनके शब्द सुनकर मेरे दिल को कुछ सुकून मिला। ये बदला नहीं बल्कि सुधार का रास्ता था। मैंने चाबी उनके सामने रखी। उन्होंने उसे देखा, नंबर नोट किया, फिर मैंने लिफाफा निकाला। मेरी उंगलियां कांप रही थी। गीता जी ने कहा, खोलिए। मैंने धीरे से सील तोड़ी। अंदर एक छोटी सी पेन ड्राइव थी और एक बंद कागज पर राजेश जी की लिखावट थी। मेरी आंखें भर आई लेकिन मैं रोई नहीं। मैं पढ़ने लगी, सुलेखा अगर तुम ये पढ़ रही हो तो मतलब मैंने जो डर देखा है वो सच हो गया। आयुष को मैं प्यार करता हूँ लेकिन मैं उसके लालच को भी पहचानता हूँ। इस पेन ड्राइव में कुछ कागज हैं, संपत्ति के कागज नहीं, सबूत हैं। ऐसे सबूत जो दिखाएंगे कि आयुष ने कब कब और किसके साथ मिलकर क्या किया। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। गीता जी ने मेरी तरफ देखा। ये किस बारे में है? मैंने कहा, मेरा पति जानता था आयुष कुछ गलत करेगा। गीता जी ने पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में नहीं लगाया। उन्होंने फौरन कहा, पहले फोरेंसिक बैकअप होगा, हम इसे ऐसे ही नहीं खोलेंगे, चेन ऑफ कस्टडी जरूरी है। उनके ये शब्द सुनकर मुझे लगा मैं सही इंसान के पास आई हूँ। उन्होंने अपने जूनियर को बुलाया, बंद लिफाफा तैयार कराया और पेन ड्राइव को सबूत की तरह पैक करवाया। उन्होंने चाबी देखकर कहा, ये चाबी बैंक लॉकर की लगती है और आपने कहा था आपके पति के नाम लॉकर था। हम कल सुबह बैंक चलेंगे। मेरी सांस में थोड़ी ताकत आई लेकिन साथ ही मेरे दिल में एक डर भी था कि अगर लॉकर में भी वही चीज हो जो आयुष चाहता है तो वो हमें वहां जाने नहीं देगा। गीता जी ने जैसे मेरे दिल की बात पढ़ ली। उन्होंने कहा, आप आज रात घर अकेली मत रहना और अगर बेटा हंगामा करे तो चुप रहकर बस इतना कहना कि मैं अपने कागज खुद संभाल रही हूँ। बस मैंने सिर हिलाया। हम ऑफिस से निकले ही थे कि मेरे फ़ोन पर आयुष की कॉल आई। मैंने उठाया। उसकी आवाज़ में गुस्सा था। आप कहाँ हैं? मैंने कहा, काम से बाहर। उसने कहा, किसके साथ? मैंने कहा, पड़ोसन सुनीता दीदी के साथ। उसने फौरन कहा, झूठ मत बोलो, मुझे पता है आप कहीं और गई हो। मुझे लगा जैसे वो हमारी परछाई तक देख रहा है। फिर उसने धीमी बहुत सख्त आवाज़ में कहा, माँ अगर आप मेरे खिलाफ कोई कदम उठाएंगी तो याद रखना घर में जो कुछ है मैं सब रोक दूंगा। मैंने पहली बार उसे जवाब में धमकी नहीं दी। मैंने बस इतना कहा, तुम रोक नहीं सकते आयुष, तुम सिर्फ कोशिश कर सकते हो। और मैंने फ़ोन काट दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे लेकिन मेरी आवाज़ नहीं कांपी। घर लौटते ही मुझे पता चल गया कि कुछ बदल चुका है। दरवाजे पर आयुष खड़ा था जैसे वो इंतजार ही कर रहा हो। आप वकील के पास गई थी? मेरे पेट में एक पल के लिए डर उठा। उसने कैसे जाना? क्या इसने किसी को लगाया है? क्या इसने मेरा पीछा कराया? सुनीता दीदी ने फौरन कहा, हाँ गई थी। क्या माँ को सलाह करने का हक नहीं? आयुष ने उन्हें घूर कर देखा, फिर मेरी तरफ आया। आपने मेरे साथ ऐसा किया? मैंने कहा, मैंने अपने साथ ऐसा किया। मैंने खुद को बचाया। वो बौखला गया। आपको बचाने वाला मैं हूँ। मैंने बहुत धीरे से कहा, नहीं आयुष, अब मैं खुद हूँ। उस रात मैं अपने कमरे में बैठी और पहली बार मुझे लगा कि मेरी सांस मेरी है, लेकिन नींद फिर भी नहीं आई क्योंकि मुझे पता था आयुष अब नरम नहीं रहेगा। वो अब अपना असली चेहरा और साफ दिखाएगा। और सच में रात गए मुझे हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। स्टडी रूम के दरवाजे के पास खड़खड़ाहट जैसे कोई चाबी घुमा रहा हो। मैं धीरे से उठी, दरवाजे की तरफ गई। बाहर हॉल में अंधेरा था लेकिन स्टडी रूम के नीचे की दरार से रोशनी की एक पतली लकीर दिख रही थी। मतलब कोई अंदर है। मेरा दिल कांप गया। मैंने चुपके से अपने फ़ोन का कैमरा ऑन किया, रिकॉर्डिंग शुरू की और एक कदम आगे बढ़ी। अंदर से आयुष की आवाज़ आई, बहुत धीमी, किसी और से फुसफुसाते हुए, हाँ लॉकर की चाबी नहीं मिल रही, पेन ड्राइव भी नहीं मिली, जल्दी करो, सुबह से पहले चाहिए वरना वो। फिर दूसरी तरफ से किसी आदमी की आवाज़ आई
जिसे मैं पहचान नहीं पाई और उसी समय स्टडी रूम के अंदर कुछ धड़ाम से गिरा, जैसे कोई अलमारी खुल गई हो। मैंने एक ही सांस में समझ लिया कि आयुष अकेला नहीं है, वो किसी को रात में घर के अंदर लेकर आया है। और ये सिर्फ चोरी नहीं है, ये मेरे पति की आखिरी चेतावनी का सच है। मैं हाथ बढ़ाकर स्टडी रूम के दरवाजे को धक्का देने ही वाली थी कि पीछे से मेरे कमरे के पास की खिड़की पर कुछ खटखटाया। एक छोटा सा पत्थर। सुलेखा जी, दरवाजा मत खोलिए, वो लोग आपको देख लेंगे। मैं पलट गई। खिड़की के बाहर अंधेरे में एक परछाई थी। मेरी सांस रुक गई। ये कौन है जो मुझे बचा रहा है? खिड़की के बाहर की परछाई ने फिर से कहा, सुलेखा जी अभी दरवाजा मत खोलिए, वो लोग आपको देख लेंगे। मेरे पूरे शरीर में कंपकपी सी दौड़ गई। रात के 2 बजे मेरे अपने घर में कोई आदमी और मेरा बेटा स्टडी रूम में किसी अनजान के साथ फाइलें उल्ट पुल्ट कर रहा है और बाहर कोई तीसरा इंसान मुझे बचने को कह रहा है। मैंने खिड़की का पर्दा थोड़ा सा सरकाया। बाहर अंधेरा था, लेकिन सोसाइटी की स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी में मुझे चेहरा साफ दिखा। वही आदमी था जो सुबह लॉबी में मिला था, वही तेज नजर वाला, सादे कपड़े वाला। मैंने बिना आवाज किए खिड़की थोड़ी खोली। उसने जल्दी से कहा, मैडम मैं अशोक सोसाइटी में इलेक्ट्रिशियन के साथ काम करता हूँ। कल जब आपकी गाड़ी आई थी मैंने देखा आपके बेटे के साथ एक आदमी था। आज रात वो आदमी फिर आया। मुझे शक हुआ। मैं नीचे था, तभी मैंने देखा वो सीधा आपके फ्लोर पर गया। मैडम मुझे डर लगा कि कुछ बड़ा गलत हो रहा है। मेरे होंठ सूख गए। तुम ऊपर कैसे आए? मैंने बहुत धीरे से पूछा। उसने कहा, सीढ़ियों से। लिफ्ट में सीसीटीवी है, सीढ़ियों में नहीं। मैडम मैं कोई हीरो नहीं, बस मुझे आपकी शक्ल याद है। आप रोज ड्यूटी पर जाती हैं, आप अकेली हैं और बेटे के तेवर ठीक नहीं लगे। उसने ठीक नहीं ऐसे कहा जैसे वो शराफत से अपनी बात बचा रहा हो। अंदर स्टडी रूम से फिर आवाज आई कागज पलटने की, अलमारी के दरवाजे के हिलने की और फिर आयुष की फुसफुसाहट, जल्दी से फोल्डर यहाँ से निकालो। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार डर के साथ एक साफ फैसला भी था। मैंने अशोक से कहा, तुम अभी नीचे जाओ, गार्ड को बताओ कि मेरे फ्लोर पर आ जाए और पुलिस को भी कॉल करो। लेकिन बिना शोर किए अशोक ने सिर हिलाया। ठीक है मैडम। वो फौरन परछाई की तरह सीढ़ियों की तरफ गायब हो गया। मैंने कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं किया। मैं चाहती थी अगर आयुष बाहर निकले तो वो देखे मैं भाग नहीं रही। मैं सामने खड़ी हूँ। मैंने फ़ोन निकाला और गीता जी को कॉल की। रात थी लेकिन उन्होंने पहली घंटी पर उठा लिया, जैसे वो सोई नहीं थी। मैंने धीरे से कहा, गीता जी स्टडी रूम में आयुष किसी आदमी के साथ है, वो फाइलें निकाल रहा है। एक आदमी अशोक ने देखा और अब गार्ड बुलाने गया है। गीता जी की आवाज़ तेज और ठंडी हो गई। सुलेखा जी आप दरवाज़ा मत खोलिए, आप खुद सामने मत जाइए, बस रिकॉर्डिंग जारी रखिए। अगर गार्ड आ जाए तो ठीक है, मैं अभी पुलिस को कॉल कर रही हूँ, आप बस सुरक्षित रहिए। मेरी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन मैंने कैमरा ऑन किया, रिकॉर्डिंग शुरू की। मैं दरवाजे के पास खड़ी हो गई ताकि अंदर से कदम की आवाज़ रिकॉर्ड हो। अंदर स्टडी रूम में एक बार फिर धड़ाम की आवाज़ आई, जैसे कोई भारी डिब्बा गिरा हो, और उसी समय स्टडी रूम का दरवाज़ा खुला। मेरे सामने आयुष खड़ा था। उसके पीछे एक आदमी था, 40-45 साल का, भारी शरीर, आंखों में चालाकी। उसने मेरी तरफ देखा और फौरन नजरें झुका ली, जैसे वो जानता है कि उसे यहाँ नहीं होना चाहिए। आयुष ने मुझे ऐसी नज़र से देखा जैसे मैं उसकी दुश्मन हूँ। आप जाग रही थी? उसने नकली हंसी के साथ कहा। मैं तो बस कुछ पापा की फाइलें ठीक कर रहा था। मैंने बहुत शांत होकर कहा, रात 2 बजे और मेहमान के साथ। मेरे शब्दों के साथ ही वो अनजान आदमी खिसकने लगा। आयुष ने उसे आंख से इशारा किया, रुको। फिर आयुष मेरे करीब आया। उसकी आवाज़ धीमी हो गई, लेकिन उसमें धमकी साफ थी। माँ आप बहुत आगे निकल रही हो, अपने भले के लिए पीछे हट जाइए। मेरे अंदर एक पल के लिए वो पुराना डर उठा जो हर माँ को होता है, जो बच्चा बिगड़ जाए। लेकिन फिर मेरे पति की लिखावट याद आई, ग्लव बॉक्स का लिफाफा याद आया और गीता जी की आवाज़, माँ होना मतलब आंखें बंद करना नहीं। मैंने धीरे से कहा, पीछे नहीं हटूंगी। उस आदमी ने पहली बार बोला, देखिए मैडम, गलत फहमी है। मैं आयुष ने उसे काट दिया, चुप।
और फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, आप अकेले लड़ सकती हो, आप यहाँ कुछ भी साबित नहीं कर पाओगी। वो एक कदम आगे बढ़ा तो लिफ्ट की घंटी बजी। मेरे दिल ने राहत की सांस ली। वह कदमों की तेज आवाज आई, गार्ड की आवाज, मैडम सब ठीक है। और फिर अशोक की आवाज, इसी फ्लैट में है सर। आयुष का चेहरा एकदम बदल गया। उसके अंदर का अपराधी अब घबरा गया था। वो अनजान आदमी पीछे हटा। मैं दरवाजे की तरफ गई और लॉक खोला। बाहर 2 गार्ड थे और अशोक था। गार्ड ने अंदर झांककर फौरन पूछा, सर आप कौन? वो आदमी हिचकिचाया, मैं दोस्त हूँ। आयुष ने झट से कहा, ये मेरा दोस्त है बस। गार्ड ने सख्ती से कहा, रात 2 बजे विजिटर एंट्री रजिस्टर में नाम नहीं है। मैडम के घर। उसका वाकया अधूरा ही था कि उसी समय नीचे से पुलिस की जीप का सायरन हल्का सा सुनाई दिया। मेरे अंदर एक कंपकपी हुई। अब बात घर के अंदर नहीं रहेगी, अब कानून आएगा। मैंने खुद को मजबूत किया और गार्ड से कहा, इन दोनों को यही रोको, पुलिस आ रही है। आयुष ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार डर पूरी तरह खुल गया। माँ, आप सच में पुलिस बुला रही हैं? उसकी आवाज़ अब गुस्से से कम और घबराहट से ज़्यादा थी। मैंने कहा, मैं सच में अपने घर की हिफाजत कर रही हूँ। पुलिस आई, 2 कांस्टेबल और एक हेड कांस्टेबल। उन्होंने पहले मेरी बात सुनी, फिर आयुष की। आयुष ने वही नाटक शुरू किया, ये मेरी माँ है, बाबुक है, गलत फहमी है। मैंने बिना नाटक के सीधा कहा, मेरी गाड़ी मेरे नाम थी, मेरे दस्तखत नकली बनाए गए, मेरे पति की फाइलों से कागज गायब हैं। रात में बिना एंट्री ये आदमी घर में मिला और मेरा बेटा मुझे गलब बॉक्स खोलने से रोकता रहा। हेड कांस्टेबल ने आयुष को देखा, फिर उस आदमी से पूछा, आपका आईडी? वो घबराकर बोला, जी। उसने जीभ टटोली और एक कार्ड निकाला। पुलिस ने देखकर कहा, ये लोकल प्रॉपर्टी ब्रोकर है। मेरे माथे पर पसीना आ गया। प्रॉपर्टी ब्रोकर? मेरा बेटा किसके साथ क्या सौदा कर रहा था? गीता जी ने मुझे व्हाट्सएप पर शिकायत का मसौदा भेज दिया था। मैंने वो पुलिस को दिखाया। पुलिस ने कहा, मैडम आप सुबह थाने आकर लिखित शिकायत दीजिए, अभी हम इन्हें नीचे ले जाते हैं। आप अपना सीसीटीवी फुटेज और ये रिकॉर्डिंग संभाल कर रखिए। मैंने सिर हिलाया, मेरे हाथ कांप रहे थे लेकिन मैं गिर नहीं रही थी। आयुष को जब पुलिस नीचे ले जा रही थी तो उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बस एक टूटी हुई जिद थी। आपने सब खत्म कर दिया? उसने कहा। मैंने जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं जानती थी ये ख़त्म नहीं है, ये शुरुआत है, सही शुरुआत। अगली सुबह मैं गीता जी के साथ बैंक गई। जिस लॉकर में राजेश का लॉकर था वहाँ की केवाईसी की लंबी कार्रवाई थी। फार्म, दस्तखत, पुष्टि, नामित की जानकारी, मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी और बैंक की पुष्टि। गीता जी ने सब इंतजाम करवाया। उन्होंने मुझे समझाया, सुलेखा जी, लॉकर खोलना भावनात्मक काम नहीं है, ये कानूनी काम है। हम हर कदम का रिकॉर्ड रखेंगे। बैंक मैनेजर ने मुझे इज्जत से देखा। शायद पहली बार मुझे लगा कि समाज में भी कुछ लोग हैं जो विधवा औरत को कमज़ोर नहीं समझते, बस नियम देखते हैं। लॉकर रूम में मैं पहुंची तो मेरे अंदर राजेश की यादों का तूफान उठा। लोहे की दीवारें, छोटे नंबर, ठंडी हवा। मैंने वो चाबी निकाली जो गलब बॉक्स से मिली थी। नंबर मिला, मेरा गला भर आया। गीता जी ने हल्की आवाज में कहा, खोलिए। मैंने लॉकर खोला। अंदर एक नीली फाइल थी, एक छोटा सा कपड़े का थैला और एक लिफाफा, बिल्कुल उसी तरह जैसे गलब बॉक्स में था, लेकिन उस पर लिखा था, सुलेखा अपनी इज्जत बचा लेना। और आयुष की रूह भी। मेरे हाथ थरथरा गए। कपड़े के थैले में एक सादी सी सोने की अंगूठी नहीं बल्कि एक छोटी सी पेन ड्राइव और कुछ स्टेटमेंट कागज थे। गीता जी ने फौरन कहा, इन्हें हम सीधे फोरेंसिक रूट पर ले जाएंगे। नीली फाइल में वो दौलत की फाइल नहीं थी जैसी फिल्मों में होती है, वो सबूत की फाइल थी। उसमें संपत्तियों की लिस्ट, फार्म की फोटो कॉपियाँ, एक ब्रोकर का समझौता और सबसे ऊपर एक हाथ से लिखा नोट था। राजेश की लिखावट में। आयुष ने मेरे इलाज के दौरान कई बार मुझसे संपत्ति बेचने के लिए कहा। मैं जानता था कि वो दबाव में है, स्टेटस लाइफ और लोग क्या कहेंगे। मैंने उसे समझाया लेकिन वो नहीं माना। अगर तुम पढ़ रही हो तो वो मेरे नाम की चीज़ें भी बिना पूछे बेचना शुरू कर चुका होगा। मैंने इस लॉकर में वो सब रखा है जो तुम्हें सच दिखाएगा, लेकिन याद रखना उसे मिटाना नहीं है, उसे रोकना है। मैंने आंखें बंद की। मेरे पति ने मुझे बदला नहीं सिखाया था, उन्होंने मुझे सीमा दिखाई थी।
हद। गीता जी ने धीरे से कहा, सुलेखा जी ये कागज दिखाते हैं कि आपका बेटा आपको कानूनी तौर पर नजरअंदाज करके संपत्ति बेचने की कोशिश कर रहा था और ब्रोकर के साथ मिलकर कागज बना रहा था और गाड़ी की चालसाजी भी उसी पैटर्न का हिस्सा है। हम 2 मुकदमे बना सकते हैं, चालसाजी और धोखाधड़ी की कोशिश, लेकिन हम कौन सा रास्ता अपनाएं ये आपको तय करना है। उस दिन मैं पहली बार समझी मेरे हाथ में ताकत है, लेकिन ताकत का मतलब किसी को कुचलना नहीं होता। ताकत का मतलब होता है गलत को रोकना, सही को कायम करना। थाने में हमने लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरटीओ और चालसाजी की जांच के लिए संबंधित जिले को लिखा और ब्रोकर को पूछताछ के लिए बुलाया। आयुष को उसी रोज जमानत मिल गई, क्योंकि इसे घरेलू झगड़े की तरह भी देखा जा सकता था और उसने वकील कर लिया था। घर वापस आया तो उसकी चाल में वो पुरानी अकड़ नहीं थी, वो खामोश था, आंखों में थकान थी। उस रात उसने मेरे कमरे के बाहर खड़े होकर कहा, माँ बात करनी है। मैंने कहा आओ। वो अंदर आया, लेकिन उसने बैठने से पहले कमरे को देखा, जैसे उसे यकीन नहीं ये कमरा अब भी मेरी जगह है। उसने धीरे से कहा, आपने पुलिस को बुलाकर मुझे शर्मिंदा कर दिया। मैं चुप रही। फिर मैंने पूछा, तुमने मेरे नाम के दस्तखत क्यों बनाए? उसने सिर झुका लिया। उसका गला भर आया, क्योंकि मुझे लगा सब हाथ से निकल रहा है। मेरे दोस्त, मेरे ग्रुप सब यही कहते हैं, जो आजकल बहुत से घरों में बच्चों को तोड़ देता है। लोग क्या कहेंगे? मैंने उसे देखा और कहा, और जो तुम मुझे घर से निकाल रहे थे उसके बारे में लोग क्या कहेंगे? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैं आगे बोली, आयुष तुमने मुझे माँ नहीं समझा, तुमने मुझे कमजोर विधवा समझा जिसकी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। तुम्हें लगा राजेश के जाने के बाद घर पर तुम्हारा राज होगा, लेकिन राजेश ने मेरे लिए राज नहीं छोड़ा, उन्होंने मेरे लिए सच छोड़ा। आयुष की आंखों से आंसू गिरने को थे, लेकिन वो रोना नहीं चाहता था। उसने धीरे से कहा, मैंने आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहा। मैंने कहा, नुकसान चाहने और नुकसान पहुंचाने में फ़र्क नहीं होता बेटा, नुकसान होता है। फिर मैंने वो बात कही जो मुझे सबसे मुश्किल लग रही थी। मैंने कहा, अब घर के नियम बदलेंगे। वो फौरन घबराया। कैसे? मैंने कहा, पहला मेरी तनख्वाह और पेंशन मेरे नियंत्रण में रहेंगी, दूसरा मेरे दस्तावेज तुम नहीं छुओगे, तीसरा कोई ब्रोकर, कोई दोस्त, कोई सलाहकार मेरे घर में मेरी इजाज़त के बिना नहीं आएगा, चौथा तुम्हें काउंसलर से मिलना होगा, क्योंकि तुम्हें सिर्फ कानून का डर नहीं, अपने अंदर के लालच का इलाज चाहिए। वो चुप था। उसकी चुप्पी में हार थी और शायद राहत भी, क्योंकि वो खुद भी जानता था कि वो गलत रास्ते पर जा चुका है। उसने धीरे से कहा, अगर मैं मना करूं? मैंने कहा, तो मैं अलग रहूंगी अपने तरीके से, और जो गलत कोशिश होगी उसका कानूनी काम चलेगा, मैं उसे नहीं रोकूंगी। उसके चेहरे पर डर आया। अलग रहना, भारतीय घरों में अलग रहना सबसे बड़ी सजा मानी जाती है, लेकिन मेरे लिए ये सजा नहीं थी, ये सुरक्षा थी, सीमा थी। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, माँ मुझे माफ कर दोगी? मैं कुछ पल चुप रही। मैं चाहती तो उसी समय कह देती नहीं, क्योंकि दिल दुखा था, लेकिन मेरे अंदर एक और आवाज़ थी, कड़वाहट पकड़कर जीने से ज़िंदगी नहीं बनती। मैंने कहा, मैं तुम्हें माफ़ करूंगी, लेकिन माफ़ी का मतलब ये नहीं है कि सब पहले जैसा हो जाएगा। माफ़ी मतलब मैं अपने दिल में नफ़रत नहीं पालूंगी, लेकिन सीमा रहेगी। उसके कंधे ढीले पड़ गए। उसने पहली बार सच बोलने की कोशिश की। मैंने पापा के इलाज के समय भी दबाव डाला था। मुझे लगा घर बेच देंगे तो सब आसान हो जाएगा। मेरी इमेज वो टूट गई। पिताजी ने मुझे समझाया था, लेकिन मैंने उसकी आवाज़ टूट गई। मैंने दिल में राजेश को धन्यवाद कहा। उन्होंने मेरे बेटे को प्यार किया, लेकिन अंधा प्यार नहीं किया। उन्होंने सच की तैयारी कर दी। अगले हफ्ते चीजें धीरे धीरे सही दिशा में गई। ब्रोकर पर मुकदमा मजबूत हुआ, क्योंकि एंट्री रजिस्टर और मेरी रिकॉर्डिंग थी। आरटीओ में चालसाजी की जांच आगे बढ़ी। गीता जी ने कार ट्रांसफर को कानूनी तौर पर रोक करवाया। जिस व्यक्ति के नाम गाड़ी की गई थी वो सामने आया। वो भी ब्रोकर का आदमी था। नाम सिर्फ कागजी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल हुआ था। गाड़ी मेरे नाम पर वापस आई और जो खर्चा हुआ था उसकी वसूली का काम शुरू हुआ। आयुष ने काउंसलर से मिलना शुरू किया। पहले वो मजबूरी में गया, फिर धीरे धीरे उसे समझ आया कि लोग क्या कहेंगे, कि गुलामी इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। उसने एक दिन मुझसे कहा, माँ मुझे लगता है
पैसे से इज्जत मिलती है, लेकिन इज्जत तो आपको चुप रहने से मिलती है। मैंने उसे देखा और पहली बार मेरे दिल में उसके लिए फिर से माँ वाली नरमी आई, लेकिन अब वो नरमी अंधी नहीं थी। मैंने अपने लिए भी एक फैसला किया। मैंने क्लिनिक की नौकरी के साथ साथ एक छोटा सा कोर्स ज्वाइन किया। वित्त के बुनियादी सिद्धांत, डिजिटल बैंकिंग की सुरक्षा, नामित अपडेट। जो बातें पहले राजेश संभालते थे अब मैं सीख रही थी। गीता जी ने कहा था, ज्ञान असली सुरक्षा है, और सच में जब मैं सीखती थी तो मेरा डर कम होता था। एक शाम आयुष ने मेरे सामने वो बात कही जिसका मैं इंतजार कर रही थी। उसने कहा, माँ, मैं स्टडी रूम में जो कर रहा था वो गलत था। मैं उस आदमी को घर लाया था ताकि वो फाइलों से कुछ कागज निकाले। मुझे लगा अगर कागज हट गए तो आप कुछ नहीं कर पाएंगी। मैं अपना सिर झुका लेता हूँ। मैं डर गया था कि आप मजबूत हो जाओगी। मैं सुनकर अंदर से कांप गई, लेकिन मैं पिघली नहीं। मैंने कहा, तुम्हें डर मजबूत माँ से नहीं होना चाहिए था, तुम्हें डर गलत काम से होना चाहिए था। उसने रोकर कहा, अब है। मैंने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा। बरसों बाद मैंने उसे वैसे छुआ जैसे माँ अपने बच्चे को छूती है, लेकिन इस बार मेरी आंखें खुली थी। मेरे पति का वो आखिरी शब्द, गला बॉक्स, अब मेरे लिए सिर्फ एक सुराग नहीं था, अब वो एक सबक था। प्यार का मतलब नियंत्रण नहीं, सुरक्षा है, और सुरक्षा का मतलब कभी कभी सख्त फैसले भी होते हैं। आज जब मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट करती हूँ तो मुझे राजेश की आवाज़ याद आती है। सुलेखा, धीरे चलाना। मैं मुस्कुरा देती हूँ और कहती हूँ, हाँ राजेश, अब मैं धीरे भी चलती हूँ और सच के साथ चलती हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैंने अपने बेटे को नहीं खोया, मैंने उसे बुरे काम से रोक दिया। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।